नमस्कार। कहते हैं पीठ पर पड़ी लात से पेट पर पड़ी लात कहीं अधिक मारक होती है। इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस आना भी जरूरी नहीं है। जाहिर सी ही बात है कि पीठ जैसे मजबूत अंग के बदले पेट जैसे नाजुक अंग पर चोट ज्यादा लगेगी, लेकिन असल में इस लोकोक्ति के मायने आर्थिक संसाधन यानी पेट भरने के संसाधन बंद कर देने से होता है। ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली, उसके एक दिन के अंदर ही जो फैसले कर डाले हैं, उसमें सदा संदिग्धों यानी यूजुअल सस्पेक्ट्स की जमात जो है वो सदमे में आ गई है। असल में उनकी फंडिंग के जो तौर तरीके थे, उन पर ट्रंप के कुछ फैसलों से जोरदार चोट पड़ गई है। यही वजह है कि 42 के लगभग फैसलों में से कुछ ही फैसले सुनाई दिए, बाकी के फैसले जो थे वो अब सुनाई नहीं दे रहे। भारत में एनजीओ जमातों की जो फंडिंग आती रही है, उसके जरिए देश विरोधी गतिविधियों को भी शह मिलती रही है। ये बात लंबे समय से ज्ञात है। मोदी सरकार के आने के बाद से यानी 2014 से ही संदिग्ध एनजीओ बंद होने शुरू हो चुके थे। वर्ष 2022 में आई अखबारों की रिपोर्ट्स बताती है कि 5 ही वर्षों में संदिग्ध विदेशी फंडिंग वाले 6,677 पर गाज गिरी थी। गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई होती रही है। गृह मंत्रालय के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर चुका है। अब सवाल यह है कि ट्रंप के फैसलों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे इनके धंधों पर और ज्यादा चोट पड़ेगी। तो इनमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है डब्ल्यूएचओ से खिंचा हुआ अमेरिका का हाथ। अपने शुरुआती फैसलों में ही ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से हाथ खींच लेने की घोषणा कर दी है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का वक्तव्य भी आ चुका है। अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1948 में संस्थापना के दौरान स्थापक देशों में से संस्थापक जिन देश थे उनमें से अमेरिका भी एक था। फिलहाल विश्व के 193 देश डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं। अपने वक्तव्य में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि साथ मिलकर हमने स्मॉल पॉक्स को समाप्त किया, पोलियो को करीब करीब खत्म कर दिया है और अमेरिकी संस्थाओं ने इसमें बहुत योगदान दिया। वो उम्मीद जता रहे हैं कि अमेरिका अपने फैसले पर पुनः विचार करेगा। इसकी तुलना में ट्रंप के फैसले को देखेंगे तो उनका यह फैसला अप्रत्याशित तो बिल्कुल भी नहीं था। कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी, तो तब के जो डब्ल्यूएचओ के प्रमुख थे, उन्होंने चीन को कोविड-19 वायरस के मामले में क्लीन चिट देने की कोशिश की थी। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही डब्ल्यूएचओ की इस बेशर्मी पर कड़ी आपत्ति जता दी थी। उन्होंने सीधे ही डब्ल्यूएचओ को चीन के हाथों बिकी हुई कठपुतली कहने में कोई परहेज नहीं किया था। ट्रंप का यह फैसला अपना पूरा असर दिखाने में थोड़ा समय लेगा, यानी करीब करीब 1 वर्ष का समय लेगा, लेकिन इसका असर व्यापक होने वाला है। अकेले अमेरिका अगर देखेंगे हम लोग तो डब्ल्यूएचओ के कुल फंड का अकेला अमेरिका ही लगभग 18% दे रहा होता था। एक तो इतने पैसे की चोट का असर होगा, दूसरे ये कि विश्वसनीयता और साख पर दूरगामी असर होगा, और तीसरा जो परोक्ष असर है वो ये है कि अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो फंड डब्ल्यूएचओ से निकलेंगे वो अमेरिका की अपनी स्वास्थ्य सेवा में जाएंगे और इसका परिणाम भी आने वाले वर्षों में दिखने लगेगा। अब सवाल है कि डाइवर्सिटी और LGBTQ+ के जुमलों का क्या होगा। आमतौर पर एक भारतीय जो होता है वो LGBT बोलकर लिखकर रुक जाते हैं, इसका व्यापक असर दिखता ही नहीं है। इसके कारण असल में ये LGBTQ+ होता है और इसमें जो अंतिम प्लस वाला हिस्सा है वो कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। शुरुआती LGBT की समलैंगिकता के पीछे इस छुपे हुए प्लस वाले हिस्से में पशुओं और बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने के रुझान रखने वाले भी आ जाते हैं। अमेरिका में कई कानूनी मसले ऐसे ही शब्दों के जाल में फंसाकर अटकाए जा रहे थे। इसी का एक उदाहरण सेक्स को बायोलॉजिकल और जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट बताना भी था। नए आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह शब्दों का जाल अब नहीं चलेगा और अब अमेरिकी सरकार कामकाज में सीधे सेक्स शब्द का इस्तेमाल करेगी। जेंडर के आधार पर फैसले नहीं होंगे। जो 125 से अधिक जेंडर घोषित करने की कवायद होती थी, उस पर इस एक स्त्री पुरुष के जो जीव वैज्ञानिक
भेद जो होता है उसको मानने का फैसला जो है उसकी वजह से रोक लग जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एनजीओ लैंगिक परिवर्तन के लिए सरकारी फंड ले रहे हैं, अपने आयोजनों के लिए सरकारों पर दबाव बनाते हैं, उन पर इस फैसले से करारी चोट हो गई है। रंग और नस्ल के आधार पर वरीयता दिए जाने, यानी किसी को जन्म के आधार पर ही अयोग्य घोषित करने के, जो नौकरी इत्यादि न देने के DEI के बाइडेन वाले फैसले थे, उन्हें भी पहले ही दिन पलट दिया गया है। इससे हुई केवल आर्थिक क्षति ही देखने लायक नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो स्वीकार्यता थी, अमेरिका जैसा बड़ा देश जिसे स्वीकार कर रहा है, उसकी हानि हो गई है। हिंदुओं यानी भारत के लिए समलैंगिकता का जो स्वीकार करना था, समलैंगिकता की जो स्वीकार्यता थी, वो कठिन नहीं थी। जिन ईसाई और मोहम्मडन राष्ट्रों में पहले से ही इस किस्म की यौनिकता स्वीकार्य नहीं है, वहां अब इससे भारी दिक्कतें होंगी। इन दिक्कतों को सुलझाने में जो आर्थिक स्रोत लगेंगे, उनकी आपूर्ति एक नई समस्या है। इन सब से जुड़ा हुआ सवाल होता है यूएस एड। यूएस एड की संस्थापना 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी। दुनिया भर में इसके करीब 10,000 कर्मचारी हैं और इसका सालाना बजट जो होता है वो करीब 40 अरब डॉलर का है, जबकि अमेरिकी सरकार का विदेशियों की सहायता पर कुल बजट 68 अरब डॉलर का है। यूएस एड की वेबसाइट पर भारत को दी गई मदद के बारे में जो जानकारी दी गई थी, उसके मुताबिक इसने पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता, पर्यावरण, क्लीन एनर्जी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। कुछ अफवाहबाज जो होते हैं वो कहते हैं कि देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर भी यूएस एड की मदद से स्थापित किया गया था। इसका सच्चाई से अधिक लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि IIT खड़गपुर 1950 में स्थापित हुआ था और यूएस एड जो था वो 1961 में बना था, करीब करीब 11 साल बाद। तो जब 2004 में सुनामी का दौर चल रहा था, उस दौर में भारत ने, तत्कालीन जो मनमोहन सिंह सरकार थी, उसने सशर्त विदेशी मदद लेने की जो नीति थी उसमें बदलाव किया और उसके बाद से यूएस एड से भारत को मिलने वाली जो मदद होती थी उसमें काफी कमी आ गई। अमेरिकी सरकार के फॉरेन असिस्टेंस पोर्टल जो होता है उसके मुताबिक पिछले 4 साल में भारत को करीब 65 करोड़ डॉलर की मदद मिली है, जबकि 2001 से अब तक भारत को 2.86 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है। पोर्टल के ही मुताबिक यूएस एड की ओर से भारत को 2022 में सबसे अधिक 22.82 करोड़ डॉलर की मदद मिली, 2023 में 17.57 करोड़ डॉलर की और 2024 में 15.19 करोड़ डॉलर की मदद मिली थी। यूएस एड से मदद पाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यूएस एड ने भारत में क्लीन एनर्जी, स्वच्छ जल और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, ऐसा बताया जाता है। जून 2023 में भारत सरकार और यूएस एड के बीच रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करने के लिए एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर भी किए थे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अभी आरोप लगाया है कि इस एजेंसी को कट्टर वामपंथी सनकी चला रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और नाम और अन्य जानकारियां साझा नहीं कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में सरकारी खर्च में कटौती के लिए बने विभाग के अनौपचारिक प्रमुख एलन मस्क ने भी यूएस एड को बंद करने की बात कर दी थी। बीते एक सप्ताह में यूएस एड के 2 शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है और एजेंसी की वेबसाइट डाउन हो चुकी है, मतलब बंद हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या मीडिया पर भी इसका असर होगा? कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू की माने तो उसके मुताबिक यूएस एड 30 अलग अलग देशों में 6,200 के लगभग पत्रकारों और 707 न्यूज आउटलेट्स को सहयोग दे रहा था। इसके अलावा वो 279 करीब करीब 280 मीडिया क्षेत्र की सिविल सोसाइटी समूहों को भी आर्थिक सहयोग दे रहा था। भारत में अगर देखें तो ऐसी संस्थाओं और पत्रकारों की कोई कमी नहीं जो सरकार के खिलाफ एक एजेंडा के तहत काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। स्वयं यूएस एड द्वारा जो प्रकाशित डिसइंफॉर्मेशन प्राइमर नाम का एक प्रकाशन है, जो कि अब
साइट की वजह से नहीं दिखता, उसमें देखेंगे तो राना अयूब जैसों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। जाहिर है कि एलजीबीटी, जलवायु परिवर्तन, जेंडर जैसे मुद्दों के बहाने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करने वाले कई तथाकथित जो पत्रकार होते हैं और उनके संस्थाएं होती हैं, उनकी फंडिंग भी यूएस एड की फंडिंग के साथ साथ रुक जाएगी। ट्रंप ने जो यूएस एड की फंडिंग रोकने के संबंधित आदेशों पर अपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि विश्व भर में हंगामा है, लेकिन भारत के अखबारों और मीडिया में इसने सुर्खियां नहीं बटोरी। आखिर क्या वजह होगी इसकी? असल में इस चुप्पी की असली वजह यह है कि यूएस एड के जरिए एक इंटर न्यूज नाम के अंतरराष्ट्रीय एनजीओ को फंडिंग होती थी। दिल्ली में एंटर न्यूज की जो सहयोगी संस्था है उसका नाम है डेटा लीड्स, और इस डेटा लीड्स ने भारत में 75,000 से अधिक पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया है। जाहिर सी बात है कि जिस संगठन के जरिए इतने पत्रकारों को प्रशिक्षण मिल रहा हो उसके लोग तो हर संस्थान, हर मीडिया हाउस में है। ऐसे में वो अपने ही विदेशी फंड करने वालों के विरुद्ध बोलेगा कैसे? ऐसे गंभीर आरोप को एक बार में हजम कर पाना हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, इसलिए आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कड़ियां जुड़ती कैसे हैं। इस क्रम में सबसे पहले तो यूएस एड के इंटर न्यूज से संबंध को देखिए, जो कि स्वयं इंटर न्यूज के जो वार्षिक रिपोर्ट्स हैं उसमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाती हैं। इंटर न्यूज की जो भारतीय पार्टनर है डेटा लीड्स, उसके एक्स हैंडल से उसके काम के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। उनकी वेबसाइट पर पार्टनर और स्पॉन्सर्स की जो सूची है उसमें भी इंटर न्यूज दिख जाता है। डेटा लीड्स काम कैसे करती है ये देखें, तब कहीं जाकर के हमें फैक्टशाला दिखाई देती है। फैक्टशाला की वेबसाइट के मुताबिक अब तक ये लोग 2500 वर्कशॉप करवा चुके हैं, जिसमें 75,000 लोगों को मीडिया संबंधित ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनके पास 253 प्रशिक्षक हैं जो 18 भाषाओं में प्रशिक्षण दे सकते हैं। इनकी पहुंच 500 शहरों तक है और 400 कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इनकी पहुंच है। अब अनुमान लगाइए कि किस आकार और कितनी पहुंच की बात की जा रही है। अगर सिर्फ ये मान लें कि जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया उसमें से 10% लोग इनकी विचारधारा की ओर झुकाव रखते हैं और वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो किसी खबर को फैलाने और किसी खबर को दबा देने की 7500 लोगों की, करीब करीब 8000 लोगों की क्षमता का अनुमान आप आराम से लगा सकते हैं। इस मामले पर बात बिल्कुल नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। गोड्डा के जो गोड्डा झारखंड में होता है, वहां से भाजपा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने यूएस एड के जरिए राजीव गांधी फाउंडेशन को मिलने वाले पैसे पर ही नहीं, जातिगत जनगणना की वकालत करने वाले रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट को यूएस एड से मिलने वाले फंड पर सवाल उठाए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के विजय महाजन और उनकी संस्था प्रदान को मिलने वाले फंड पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए। इस क्रम में उन्होंने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए नेपाल के एथिस्ट मूवमेंट को बल देने, यानी कि जो अधार्मिक लोग होते हैं उनके मूवमेंट को बल देने में यूएस एड का योगदान और वहां से हिंदू राष्ट्र के समाप्त होने पर भी प्रश्न किया। जो जकात फाउंडेशन अभी वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतरी हुई है, उसे यूएस एड से कितना मिल रहा था, क्या मिल रहा था, इस पर भी उन्होंने प्रश्न किया। अब प्रश्न यह है कि भारत विखंडन के लिए प्रयासरत इतने संगठनों को मिलने वाले फंड पर क्या मीडिया की नजर आज तक नहीं पड़ी होगी? जरूर पड़ी होगी। वो चुप क्यों रही? किसी ने कोई प्रश्न क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यूएस एड के फंड से चलने वाले पत्रकारिता के प्रशिक्षण में ही छुपा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर साधारण लोग मेरे जैसे मामूली सी इंटरनेट के जरिए की गई जांच में इतनी बातें पता कर सकते हैं, यूएस एड के इंटर न्यूज से और फिर इंटर न्यूज से फैक्ट शाला तक के संबंध को खंगाल सकते हैं, तो हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? आखिर क्या उन्हें इस सब का पता नहीं चला? जो एडिटर गिल्ड जैसे जो कथित रूप से स्वायत्त और निष्पक्ष पत्रकारिता के संस्थान हैं, क्या उनको इतने दिनों में मतलब किसी गड़बड़ी का कुछ नहीं पता चला? कोई आशंका नहीं हुई? स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि बाहर के जो संगठन थे वो निजी हितों के मुंह में चुप रहे और सरकारी एजेंसियों ने राजनीतिक समस्याएं उठने के डर से चुप्पी साध रखी थी। सत्ता का संतुलन बना रहे, अपने अपने हित सधते रहें, इस चक्कर में जनता के हितों की साफ साफ अनदेखी की गई है।
इंटरनेट के जरिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने उन पर नियंत्रण रखने के लिए सरकारों ने दिशा निर्देश बनाए हैं। अलग अलग राज्यों में इस पर कानून भी बने हैं। अभी हाल में हम लोग बिहार में ऐसे कानून और उनका मनीष कश्यप जैसे लोगों पर इस्तेमाल भी देख चुके हैं। बंगाल में सोशल मीडिया पर एक कार्टून साझा करने के लिए एक प्रोफेसर को लंबे समय तक जेल में रखा गया, ये हम लोग देख चुके हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक पर टिप्पणी के कारण और महाराष्ट्र में शरद पवार और बाला साहब ठाकरे पर हुई टिप्पणी के कारण लोगों को जेल जाना पड़ा, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। इसकी तुलना में देखिए कि फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियां फैलाने के लिए मुख्य धारा की पेड मीडिया पर कोई कानून बना क्या? अगर बना भी तो क्या उसका इस्तेमाल कभी हुआ है? उनका कभी आपको प्रयोग होता हुआ या ये कानून बने हुए आपको नहीं दिखेंगे। इसे राजनीतिक दलों की कायरता और अपना लाभ देखने से भी जोड़कर देखा जा सकता है। कड़े कानून न बनाने के बदले में सरकार के अनुचित फैसलों पर इसके बदले में चुप्पी भी तो साधी जा सकती है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार मजीठिया आयोग की अनुशंसाएं लागू करने के नाम पर लंबे समय तक एक बड़े धड़े का समर्थन जो है वो पाती रही, ये तो हम सब लोगों ने देखा है। अब जब संसद में भी इस मुद्दे पर सवाल उठने लगे हैं, तब क्या मुख्य धारा की मीडिया में इस पर चर्चा होनी शुरू होगी? ये एक बड़ा सवाल है जो नैतिकता से जुड़ा हुआ है। बाकी इस सवाल का कोई जवाब आता है या नहीं, मीडिया पर उचित कानून बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू होती भी है या नहीं, ये सब भविष्य के गर्भ में है और उसके उत्तर के लिए हमें प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, फिलहाल आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।